नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल पेशकश राउंड अप। साल 2024 की विदाई के साथ साथ हम इस साल की प्रमुख घटनाओं को याद कर रहे हैं। साल 2024 में साइबर क्राइम के मामले बेहद तेजी से सामने आए। दुनिया भर में साइबर क्राइम में इजाफा हुआ। भारत में भी साइबर क्राइम के बहुत से मामले दर्ज किए गए। धोखेबाज पीड़ितों को धोखा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस क्लोनिंग और सोशल इंजीनियरिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाते हैं। साल 2024 खत्म होने को है और साल 2024 में यूं तो अदालतों के कई बड़े फैसले आए, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के ये बड़े फैसले नजीर साबित हुए। तो वहीं साल 2024 में जस्टिस MM श्रीवास्तव ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। आइए नजर डालते हैं साल 2024 में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिए गए बड़े फैसलों पर। 6 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जस्टिस MM श्रीवास्तव मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई है। 6 मार्च 1964 को बिलासपुर में जन्मे जस्टिस MM श्रीवास्तव ने अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ कानून की पढ़ाई बिलासपुर में ही की। 5 अक्टूबर 1987 को वे बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश में नामांकित हुए और उन्होंने वकालत शुरू की। वो 10 दिसंबर 2009 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। 2021 में जस्टिस MM श्रीवास्तव का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया गया। 18 अक्टूबर 2021 को उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जिसके बाद वो राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पद पर ही रहे। 6 फरवरी को जस्टिस MM श्रीवास्तव ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2024 को किसान को कृषि भूमि आवंटित करने से जुड़े एक मामले में फैसला देते हुए कहा कि कृषि योग्य भूमि के बदले में पथरीली और बंजर भूमि आवंटित करना उचित नहीं है। जस्टिस विनय कुमार माथुर ने इस फैसले में जैसलमेर जिला कलेक्टर के आदेश को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता किसान ने पिछले 50 वर्षों में अपनी कड़ी मेहनत, लगन और प्रतिबद्धता से बंजर और गैर कृषि भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया है। कृषि योग्य भूमि के बदले में आवंटित भूमि पथरीली और कृषि गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2024 के अपने फैसले में कार्मिक विभाग के 16 मार्च 2023 की अधिसूचना के आधार पर 2 से अधिक संतान वाले कर्मचारियों को संबंधित वर्षों से पदोन्नत करने पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने बारा और झालावाड़ के पुलिसकर्मी संतोष कुमार और जयदीप की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि किसी भी कर्मचारी की योग्यता को उसकी सेवा के पिछले वर्षों से कैसे तय किया जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर के अपने फैसले में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एक मुकदमे में कुछ शब्दों को जाति सूचक की श्रेणी से हटा दिया। जस्टिस वीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कई शब्द जाति सूचक नहीं है। ये पूरा मामला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विभाग के कर्मचारियों से जुड़ी एक बहस से जुड़ा था, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया था। पासपोर्ट जारी करने से जुड़े एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक को पासपोर्ट से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही व्यक्ति की पुलिस जांच रिपोर्ट नेगेटिव क्यों ना आ जाए, क्योंकि पासपोर्ट बनवाना देश के हर नागरिक का कानूनी अधिकार है और कोई भी उसे इससे वंचित नहीं कर सकता। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की बेंच ने कहा कि पासपोर्ट अथॉरिटी पुलिस रिपोर्ट से बंधी नहीं है। पासपोर्ट एक्ट 1967 पासपोर्ट अथॉरिटी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें विवेकाधिकार दिया गया है, जिसमें वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बावजूद निष्पक्ष फैसला लेने का अधिकार शामिल है।
जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने आरएएस अधिकारियों का आईएएस में पदोन्नति मामले में आरएएस एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे गैर आरएएस सेवा से आईएएस में प्रमोशन पर रोक लगी थी। प्रमोशन की रोक हटाने के साथ ही हाईकोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए राजस्थान एसोसिएशन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। राजद्रोह से जुड़े एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को गंगानगर के सिख नेता तेजेंद्र पाल सिंह की याचिका पर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने तेजेंद्र पाल सिंह के खिलाफ राजद्रोह की धाराओं में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। जस्टिस अरुण मोगा की कोर्ट ने बीएन की धारा 152 को लेकर स्पष्ट किया कि देश में राजद्रोह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ढाल की तरह है और राजद्रोह कानून राजनीतिक असहमति के खिलाफ तलवार नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। साल 2024 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। ये फैसले न सिर्फ आम जनता को सीधा प्रभावित करने वाले रहे, बल्कि कई फैसलों ने इंसाफ की राह में एक नजीर पेश की। इस साल को खत्म होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। 2024 में उच्चतम न्यायालय की तरफ से कौन कौन से अहम फैसले लिए गए, इसका पूरा लेखा जोखा तैयार है। 1 अगस्त 2024 को ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों में सब कैटेगरी बनाने की इजाजत दी, ताकि समाज में असमानताओं को दूर किया जा सके और इसका फायदा सभी को बराबर मिल सके। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भेदभाव को दूर करने पर जोर दिया। हालांकि ये भी कहा कि सब कैटेगरी की जरूरत नहीं थी। सीजेआई के इस फैसले ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया। इसका कुछ नेताओं ने समर्थन तो कुछ ने विरोध किया। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं है। हम बाबा साहब के संविधान को ही मानेंगे और बाबा साहब ने संविधान में जो अनुसूचित जातियां और जनजातियों का आरक्षण किया है वो ही हम आरक्षण की व्यवस्था जारी रखें। उनकी टिप्पणी थी तो उसको वो भ्रम फैला रहे हैं कि क्रीमी लेयर वाली बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये भ्रम फैला रहे थे। तो डायरेक्शन में और ऑब्जर्वेशन में फर्क होता है। डिसीजन में और ऑब्जर्वेशन में भी फर्क होता है। उनकी टिप्पणी थी। उच्चतम न्यायालय ने निजी संपत्ति को लेकर भी अहम फैसला सुनाया। ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन के रूप में लेबल करके जब्त नहीं कर सकती। न्यायालय का ये ऐतिहासिक फैसला किसी भी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को बनाए रखता है और राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाता है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को पूरे देश में संपत्ति मालिकों की जीत करार दिया गया। यहाँ तक कि कोर्ट ने सरकारों के लिए निजी संपत्तियां अधिग्रहित करने के लिए सख्त शर्तें रखी। 39B and C said that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. So I may have some wealth, you may have some wealth, but that is your personal wealth. There can be times where that wealth may need to be accessed or redistributed to better serve society. In times of war, for instance, it may be that everybody will have to contribute. So the state, if Parliament were to bring out a law, its validity would possibly be protected by reference to the directive principles of state policy. धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति कानून स्थापना की तारीख या संस्थान के प्रशासन में मौजूद गैर अल्पसंख्यक व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होती है। न्यायालय ने साफ कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में दर्जा हासिल करने के लिए इसे सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से ही स्थापित किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि उस समुदाय के सदस्यों की तरफ से चलाया जाए।
उच्चतम न्यायालय के इस फैसले ने साफ कर दिया कि अल्पसंख्यक संस्थान अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं, भले ही उन्हें गैर अल्पसंख्यक सदस्य चला रहे हों। न्यायालय ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने पर जोर दिया। Nothing could have been better than this for Aligarh Muslim University and for thousands of minority institutions in the country. We must remember that minority institutions are not just of the religious minorities. You have hundreds of linguistic minority institutions of Hindus. I have been writing that Hindus are also religious minority in some union territories and in some northeastern states. Now the Supreme Court majority bench had said that we need to look at who was the person who conceived the original idea of establishing an institution, for what purpose that institution was to be established, how the funds were collected, who donated the land, and the mere fact that the legislature passed a law does not take away the right of a minority institution to have minority character. साल 2024 में उच्चतम न्यायालय की तरफ से लिए गए ऐतिहासिक फैसलों में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखना भी शामिल है। ये धारा 1966 और 1969 के बीच असम में आए भारतीय मूल के प्रवासियों को नागरिकता देती है। उच्चतम न्यायालय का ये फैसला उन लोगों के लिए राहत है जो लंबे समय से असम के सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा रहे हैं। ये उनके अधिकारों और सामाजिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है। Purpose of the legislation was to recognize the Accord, the Assam Accord, which was after protest that was caused due to migration and so on and so forth. And the court today has upheld the 6A provision that in effect made the law that follows the Accord, that there would be a cut-off date of 1966. Anyone who entered India and is ordinarily resident before 66 would be a citizen. Someone who came between 66 and 71 would, with the qualifying elements, would after 10 years become a citizen. And those who came after 71 will not be citizens. So that's what the Accord was in rough, and that's what was recognized in the legislation. That legislation has been upheld. So what does it mean now? A lot of people are still hanging there. No, it just means anyone who had come before 71, 10 years have passed, therefore that person also would be a citizen. अमंग 2024 में उच्चतम न्यायालय की तरफ से लिए गए इन अहम फैसलों में बिल्किस बानो गैंगरेप के आरोपितों को रिहा करने का मामला भी शामिल है। न्यायालय ने गुजरात सरकार के रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने पलट दिया। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की ओर से चुनावी बॉन्ड को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। न्यायालय ने 2018 की चुनावी बॉन्ड योजना को अमान्य कर दिया ताकि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके और चुनावी चंदे में पारदर्शिता आ सके। उच्चतम न्यायालय ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी फैसला सुनाया। अदालत ने अवैध बुलडोजर विध्वंस को रोकने, मौलिक अधिकारों को मजबूत करने, जवाबदेही को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इन फैसलों ने सामूहिक रूप से न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका को उजागर किया। The Supreme Court has basically said that you cannot bulldoze people's properties just because they are accused of a crime. It has further laid down detailed directions as to how lawful demolitions are to be carried out. There may be cases of encroachments where demolitions are necessary, but even there you have to take all these precautions. किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने।
2024 में न्यायपालिका में सबसे बड़ा बदलाव नवंबर में हुआ, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें देश में हमेशा कुछ ऐतिहासिक फैसलों के लिए याद किया जाएगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बीते वर्ष की कुछ और यादों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साल 2024 तकनीक के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा, लेकिन इसी तकनीक ने कई मोर्चों पर हमें डराया भी। इनमें से एक है डीप फेक। साल 2024 में तकनीक के इस गलत इस्तेमाल के कई बड़े सेलिब्रिटी और नेता शिकार हुए। साल 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए डीप फेक वीडियो बनाकर अफवाह फैलाने का जाल भी देखा गया, जिसका लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में खूब इस्तेमाल हुआ और वो चर्चा का विषय भी रहा। एआई का इस्तेमाल ज्यादातर हाई प्रोफाइल लोगों को गलत तरीके से फंसाने के लिए किया गया, जिसका मकसद अफवाह फैलाकर भ्रांतियां पैदा करना था। Deepfakes will now present an immensely significant challenge, not just for the election processes, not just for democracies, but even for individuals, organizations, institutions, and society at large. Why? Because you are ultimately using technology for the purposes of impacting human mind and human decision. साल की शुरुआत एआई के जरिए बनाए गए क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के डीप फेक के जरिए हुई थी, जिसमें उन्हें सोशल मीडिया पर फर्जी तरीके से एक गेमिंग ऐप का प्रचार करते देखा गया था, जिसकी उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, डीप फेक के जरिए बॉलीवुड हस्तियों को भी निशाना बनाया गया। एक ऐसा ही डीप फेक वीडियो अमिताभ बच्चन का सामने आया था, जिसमें उन्हें फर्जी तरीके से यौन स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों का प्रचार करते हुए दिखाया गया था। But some of the high-profile cases that we saw during the election cycle, for instance, and these were AI manipulated instances, cases of Bollywood actors, for instance, Ranveer Singh or Amir Khan. Their audios were manipulated in their respective manipulated content that was created. Their audios were manipulated to make it seem that they were supporting a particular political party when they were not. लोकसभा चुनावों के दौरान सामने आई कई फेक वीडियो ने एआई से पैदा होने वाले दुष्परिणामों को लेकर कई चिंताओं को बढ़ाया। During the Maharashtra election, what happened there was right before the polling day, in fact, since midnight, there were these 4 audio files or 4 audios that were being circulated, and what was being alleged was that at least in 2 of those audios, there were recordings of conversations of leading politicians from Maharashtra. The concern there was that the timing of these audios. They started circulating at a time when voting was just a few hours away. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के भाषणों को एआई तकनीक के जरिए गलत ढंग से पेश करने को लेकर चिंता जाहिर की थी, क्योंकि इन डीप फेक वीडियो की वजह से विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ था। Gone are the days when you'll have to be a Rashmika Mandana, an Alia Bhatt, or a Katrina Kaif to earn a deep fake about yourself. Sorry. Today, almost every political leader has a deep fake. Every political party is now struggling to deal with the challenges of deep fake. Therefore, I believe it's getting more and more difficult from the perspective of the election regulatory authorities like the Election Commission of India. But on the other hand, we have to also quickly realize that this is happening thanks to the absence of legal frameworks. There is no specific law on deepfakes in the country.
There's also no specific law on artificial intelligence and its regulation in the Indian context. डीप फेक वीडियो और अफवाहों के बढ़ते खतरों को लेकर साल 2024 में ही डीप फेक एनालिसिस यूनिट की स्थापना की गई थी। पीड़ित लोग डीप फेक एनालिसिस यूनिट में संदिग्ध ऑडियो और वीडियो सामग्री की रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वीडियो या ऑडियो की प्रामाणिकता को सत्यापित किया जा सके और भ्रामक जानकारी के प्रसार को कम किया जा सके। हालांकि भारत अभी तक एआई के जरिए बनाए जाने वाले डीप फेक फोटो, वीडियो या ऑडियो को रेगुलराइज करने के लिए कोई मजबूत कानूनी ढांचा नहीं बना पाया है। हालांकि भारत जैसे जैसे नए साल में प्रवेश कर रहा है, ऑनलाइन मामलों को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी है, खासकर उन चीजों को लेकर जिससे पब्लिक पर्सनैलिटी जुड़ी हो। साल 2024 में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में तेजी आई। तकनीक के गलत इस्तेमाल से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को इससे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। साइबर क्राइम के मामले साल 2024 में बहुत तेजी से सामने आए। दुनिया भर में साइबर क्राइम में इजाफा हुआ। भारत में भी साइबर क्राइम के बहुत से मामले दर्ज किए गए। धोखेबाज पीड़ितों को धोखा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस क्लोनिंग और सोशल इंजीनियरिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाते हैं। इस साल खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट से लाखों लोगों को ठगा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मन की बात में देश को संबोधित किया था। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। सबसे खतरनाक मामलों में से एक एआई वॉइस क्लोनिंग घोटाला था, जहां धोखेबाज पीड़ितों के परिवार के सदस्यों या दोस्तों की आवाज की नकल करने के लिए एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल अरेस्ट में फंसे लोगों को जल्दी से जल्दी मनी ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट के मामलों ने बुजुर्गों में खासी दहशत पैदा कर दी है, क्योंकि अब कई सीनियर सिटीजन ऐसे मामलों में फंसकर करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। AI now begins to start playing a game-changing role as far as cybercrime is concerned. AI has come as God-sent gift to cyber criminals because AI can now be used extensively for the purposes of committing various cybercrimes, for the purposes of making people vulnerable to and target of various kinds of cybercrimes. So in a number of these cases, we are now beginning to see how AI is being used to come up with digital fakes, with deep fakes, with all kinds of false information. 2024 के पहले 9 महीनों के दौरान साइबर क्राइम की वजह से 11,333 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल अरेस्ट के जोखिमों से निपटने और वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों, लेन देन की निगरानी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के एक साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है। Right. These are the, I would say, some of the byproducts or some of the ills that come with the progress. These are expected. Some of it is expected. But I think if we consciously start addressing those things, which have started happening, while digital has made lives easier for people, a lot more cyber crimes have increased also, I think, and common man gets affected by that as well. So these are some of the undesired results of that technology. So I think the only answer to this is we have to make people more aware. We have to have more solution, more technology to prevent that also. So this will always be, these two things will always move in parallel, I would say. देश में साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल मौजूद है।
साल 2024 में काफी साइबर अपराध के मामले देखने को मिले। हालांकि इन्हें रोकने के उपाय भी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। बावजूद ऐसे में मामलों में और बढ़ोतरी होती रही। बहरहाल आने वाले साल में हमें और भी सजग रहने की जरूरत है। 2024 को कहेंगे अलविदा और आने वाले साल 2025 का करेंगे दिल से स्वागत। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी दर्शकों को जन टीवी की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।